सफलता तो यही है कि जो हुंगरा संग्रह 2017 में खरीदा गया था, इस पुस्तक के प्रकाशन के बाद वो तुरंत पढ़ा गया। तो इस अनुवाद की पहली सफलता, और मैं चाहती हूँ कि इस सफलता पर आप ज़ोरदार तालियां बजाएं, पाठक के लिए भी और अनुवाद करने वाले के लिए भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं देखी हूँ कि इस बीच हमारा जो सभागार है उसमें पीछे की जो सीट है वहाँ तक सब बैठे हुए हैं। तो ये भी एक इस कार्यक्रम की, इस लोकार्पण समारोह की सफलता है कि इतना वास्तव में, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि मैंने हुंगरा की सभी कहानियाँ पढ़ी 2017 में, उस कार्यक्रम में मैं उपस्थित रही। बहुत सारी कहानियाँ, ऐसा लगा कि गढ़वाली का जो कथा संसार है वो कितना समृद्ध है। यहाँ पर हम पूरी बात नहीं रख पा रहे, उसमें जो आड़े पखाड़े हैं, जो शब्द चित्रण है, गढ़वाली की ठाठ की कहानी आप पढ़िए कि उसमें जो गणेशु और गुंदरू हैं, उनके घर का जो चित्रण किया है लेखक ने, कुकरेती जी ने, अद्भुत है। तभी तो कर्णवाल जी कह रहे कि ये तो एक रेखा चित्र लगता है कि कने से गुड़े डले हाथ पर सिर से गिचे पर रोंद के ढंग से वे भी तक मुझसे जानी। आप जब कहानी पढ़ला तब आप तर लगलू की वास्तव में अद्भुत कहानी छी। तो तू कहानियोंमध्ये 22 कहानी ये संग्रह में छी और यह बहुत बड़ी सफलता थी समय साक्ष्य की भी और कांता की भी। बहुत मेहनत हुई, कई शब्दों पर अटकी जन जी है। कई बार पूछली भी है कि दीदी ये माँ क्यों होण, तो हम आप माँ बातचीत कर आपस में। तो बहुत सुंदर कमल रावत जी छिन, गढ़वाली माँ लोखड़ा कहानी बहुत अच्छी, अडिग जी बहुत छिन, नौटियाल जी छिन, गजे नौटियाल जी, कमल रावत जी भी बहुत सुंदर आना पखाणों को प्रयोग करते। तो मैं सोचणू भी छो कि कांता कनकरी तो यूँ आणु पखाणु तो हिंदी माँ ते को अनुवाद कर ली, ते जगह ने मुहावरों को प्रयोग कर ली, तो वे माँ भी वह बहुत सफल थी। तो मैं बारंबार जितना बार मंच पर होलू कांता ते बधाई दूलू। और अब यही परिचय तय अग्नि बढ़ोना। और अब मैं आदर का दगड़ा न्यूतनी छो हुंगरा का जो संपादक द्वय छिन, गिरीश सुंदरियाल जी और आशीष भी गढ़वाली माँ भी बहुत महत्वपूर्ण काम करना छिन। तो यूँ भी संपादक द्वय माँ भी जो मंच पर हमारा उपस्थित छिन, मदन मोहन डुकलान जी ते आदर का साथ न्यूतनू छूँ। सी परिचय तो बहुत छोटू आमुन दीनी के परिचय का मोहताज ने छिन। कहानी हर, चाहे अभिनय हो, रंग कर्म हो, हिंदी कविता हो, सब माँ बहुत ज़बरदस्त महारत। और गढ़वाल माँ में बोलूँ कि नई कविता की पहली पंक्ति पर आप छिन, तो आपको स्वागत। ये किताब पर अपना विचार रखना है। धन्यवाद बीना जी। सम्मानित मंच और उपस्थित सभी विद्वजनों, कर्नल जो नाम राशि है मदन मोहन जी, उन्होंने विस्तृत इसकी चर्चा कर दी है, पूरे पनाल की समीक्षा भी कर दी है। और मेरे पास बहुत कम है बोलने के लिए, समीक्षा का भार उन्होंने खुद ही वहन कर लिया। अनुवाद की परंपरा बहुत पुरानी है और गढ़वाली प्रकाशित साहित्य का आरंभ भी अनुवाद से हुआ है। सन 1820 में जब मुद्रण की व्यवस्था ब्रिटिश काल में ही यहाँ आई थी, तो 1820 के आसपास जब यहाँ पे प्रिंटिंग की सुविधा, पब्लिशिंग की सुविधाएं आई, तो ईसाई मिशनरियों ने बाइबल का गढ़वाली अनुवाद करा। वो पहली गढ़वाली पुस्तक के रूप में याद की जाती है। और इसी क्रम में 1870 में न्यू टेस्टामेंट करके जो पुस्तक थी उसका गढ़वाली में अनुवाद हुआ। और उसके बाद ये अनुवाद की परंपरा गढ़वाली में संस्कृत के तमाम धर्म ग्रंथों से लेकर अधिकतर जो धार्मिक ग्रंथों का ही अनुवाद हुआ शुरू के दौर में, आरंभिक काल में। और कोई ऐसा उपनिषद, कोई ऐसा ग्रंथ नहीं बचा, पंचतंत्र की कहानियों से लेकर सब जितने भी महत्वपूर्ण ग्रंथ थे हमारे समाज में, पौराणिक धार्मिक ग्रंथ से लेकर सबका लगभग सबका अनुवाद गढ़वाली में हुआ। उसमें सबसे पहले
बाइबल और न्यू टेस्टामेंट के बाद जो 1901 में गोविंद प्रसाद घिल्डियाल जी ने संस्कृत से हितोपदेश का गढ़वाली में 5 खंडों में अनुवाद करा। ये मैं गढ़वाली साहित्य की वो बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ गढ़वाली साहित्य की शुरुआत कैसे हुई। हिंदी का तो आज गढ़वाली से हिंदी का अनुवाद का तो आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। वो पहली पुस्तक के रूप में हिंदी में गढ़वाली की कहानियाँ आई हैं। तो आज का दिन उसमें तो ऐतिहासिक है, लेकिन मैं थोड़ा सा गढ़वाली में जो साहित्य है उसके बारे में बात कर रहा था। और ये 1902 में ये जो हितोपदेश गोविंद प्रसाद घिल्डियाल जी ने, वो डीएम थे उस समय अल्मोड़ा में, तो वहाँ पर डिवोटिंग क्लब अल्मोड़ा ने वो पुस्तक प्रकाशित की थी। उसके बाद बहुत ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा अनुवाद किया गया है वो आदित्य राम दुधपुड़ी जी ने तमाम ग्रंथों का, चाणक्य नीति का, विदुर नीति का, पंचतंत्र का, तमाम जितने महत्वपूर्ण हिंदी और संस्कृत के हमारे पास ग्रंथ थे उनका अनुवाद, सबसे ज़्यादा जो पुस्तकें हैं गढ़वाली में अनुदित, वो आदित्य राम दुधपुड़ी जी ने करी। और वो परंपरा निरंतर चलती आ रही है और आज के वर्तमान समय में भी ये परंपरा गढ़वाली साहित्य को और समृद्ध करने में लगी हुई है, लगातार कर रही है। आज की परंपरा में जो मुख्य अनुवादक रहे हिंदी और अन्य भाषाओं से, अंग्रेजी से, विदेशी भाषाओं से, उनमें मुख्य नाम जो आते हैं वो राजेंद्र धसमाना जी, अबोध बंधु बहुगुणा जी, प्रेमलाल भट्ट, डॉक्टर नंद किशोर ढोंडियाल, अरुण भीष्म कुकरेती जी, गीतेश नेगी जी, डॉक्टर उमेश चमोला, जिन्होंने अभी 6 फुटे ज़मीन टॉल्स्टॉय की कहानी हाउ मच लैंड डज ए मैन नीड का, वो 6 फुटे ज़मीन वो करी हूँ, तो उसमें वो अन्य कहानियाँ, और शेक्सपियर के उन्होंने नाटक गढ़वाली में अनुदित, उसका नाम है गढ़ोली। तो दुनिया की तमाम भाषाओं से गढ़वाली में अनुवाद निरंतर होते जा रहे हैं, हो रहे हैं। हमारे सामने बीना जी बैठी हैं, मिसेस रावत, जो देश और विदेश की प्रतिनिधि कविताओं को उन्होंने गढ़वाली में अनुवाद करा, बहुत महत्वपूर्ण है हमारे गढ़वाली साहित्य के लिए। और कांता जी को आप लोग आज उनको दक्ष समझ रहे हो, गढ़वाली में अनुवाद के लिए सिद्धस्त समझ रहे हो, लेकिन ये गुण उन्होंने 20 BC में वो अपने को प्रूव कर चुकी हैं। हिमांशु जोशी का कगार किया जो अद्भुत उपन्यास है हिंदी साहित्य का, जो कि लगभग 20-25 दुनिया की भाषाओं में अनुदित हो चुका है, उसका गढ़वाली में जो सुंदर अनुवाद कांता जी ने करा है, मतलब मैंने वो लगभग 35 साल पहले पढ़ा होगा हिमांशु जोशी का हिंदी वाला, और जब ये पढ़ा अभी 22 में छपा था, 22 में छपा था, तो उसको पढ़ा तो मतलब जैसे मैं उस समय 35 साल पहले उसे पढ़ के रो रहा हूँ, तो अभी गढ़वाली में ही पढ़ते हुए मुझे वही फील, वही मेरी भावनाएं उसी तरह से द्रवित हुई और मैं उसी तरह से भाव विह्वल हो गया उसे पढ़कर। तो मतलब भाषा की शक्ति यहाँ से पता लगती है कि कितनी सशक्त है अनुवाद की शक्ति भी। अनुवाद में जो दम है वो कई बार तो वो मूल से ज़्यादा प्रासंगिक और ज़्यादा प्रभावकारी लगने लगता है। ऐसा लगता है कि वो असल में उसका परिवेश भी पूरा पहाड़ का था हमारे, तो इसलिए वो तो इतना अद्भुत बन पड़ा कि जैसे वो गढ़वाली में मौलिक उपन्यास लिखा हो कांता जी ने, क्योंकि वो जो मौलिक उपन्यास था कगार की आग, उसका पूरा परिवेश, पूरा सिनेरियो जो था वो पहाड़ की, उस गोमती का, वो गांव की उस महिला का था, तो वो बहुत ही मार्मिक अनुवाद किया था उसके लिए। और आज के तारीख में जो बाकी लोग भी बहुत लोग जो इनके अलावा जो अभी और लोग हमारे बीच में लगातार कर रहे हैं, उनमें मैं नेत्र सिंह असवाल जी, अधिकतर वो आजकल गज़लों का
गालिब से लेकर और निदा फाजली से लेकर तमाम जितने मशहूर गज़लकार हैं उनकी गज़लों का वो गढ़वाली में अनुवाद कर रहे हैं। गिरीश सुंदरा जी बहुत अच्छा अनुवाद कर रहे हैं। धर्मेंद्र नेगी ने कुछ किताबों का अनुवाद करा है। पूर्णपंत पथिक जी ने भी कुछ अनुवाद किए थे। अडिग जी हमारे सामने बैठे हैं, उन्होंने भी कुछ अनुवाद हमारे सामने रखे हैं। नरेंद्र कठे जी बहुत अच्छे अनुवाद करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे अनुवाद करे। और बाकी निरंजन सियाल, हाँ। और कुछ लोगों ने तो जितने भी मशहूर लेखक हैं, जैसे जो हमारा पूरी दुनिया का जो कवि है रविंद्रनाथ टैगोर, उसके गढ़वाली में 3-4 लोगों ने अनुवाद करे हैं। गीतांजलि के विमल नेगी, हाँ विमल नेगी जी, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नाम छूट रहे हैं इसमें। भीष्म कुरेती जी ने तो पूरा नेट पे इतना डॉक्यूमेंटेशन कर दिया है अनुवाद से, चाहे वो 10 भाषा के तो उन्होंने नाटक, कहानियाँ, उपन्यास तमाम अंग्रेजी में और हिंदी में, हिंदी से और अंग्रेजी से गढ़वाली में तर्जुमा करके उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन कर दिया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे। हाँ, अब पनाल की बात करें तो गढ़वाली की पहली कथा जैसे अभी बताया सन 1913 में प्रकाशित हुई, जिसे कि गढ़वाली की पहली कथा माना जाता है गढ़वाली ठाठ, जिसका जिक्र अभी गुंदरू और अभी बीना जी ने भी करा। वो बड़ी अद्भुत पहली कहानी गढ़वाली की इतनी अद्भुत है कि मतलब ऐसा चित्रण मेरे ख्याल से विश्व की किसी भी भाषा में किसी कहानी में नहीं हुआ होगा, जिसमें वो एक आलसी बहू और उसके बच्चे और उसके घर का जो चित्रण कर रखा है। सदानंद कुकरेती जी ने वो कहानी लिखी थी। और मतलब एक ही घर में एक तो सगोरबंद नार है, वो बहुत कुशल नारी है, लेकिन उसकी देवरानी इतनी आलसी सोती रहती है, बच्चे के मुंह पे गुड़ चिपटा है तो पूरा मुंह मक्खियों से भरा हुआ है। ऐसे ऐसे प्रतीक और ऐसे ऐसी स्थितियां बयां कर रखी हैं उस चित्रण। ऐसा है कि वो कभी मैंने किसी और दुनिया की भाषा साहित्य में वो नहीं पढ़ा या देखने को नहीं मिला। ऐसा बड़ी अद्भुत कहानी है। और इन्होंने अधिकतर कहानियाँ उसमें जो चयनित करी हैं वो सभी महत्वपूर्ण हैं। कलदिया जो है वो गढ़वाली की पहली कथा लेखिका है, विद्यावती डोभाल है, तो कलदिया कहानी को भी इन्होंने इसमें जगह दी है। और ये जो 22 कथाकार हैं जिनके बारे में अधिकतर आदरणीय खंडवाल जी ने आपके सामने हर कहानी के साथ अभी पूरी समीक्षा करी है, व्याख्या करी है, तो निश्चित रूप से सारी कहानियाँ बहुत अद्भुत हैं। और पर इसमें मुझे लगता है कि कुछ महत्वपूर्ण कथाकार चयन से रह गए जो इसे मतलब गढ़वाली का सबसे महत्वपूर्ण कथा अनुवाद बना सकता था। उनमें हमारे प्रमुख जो कथाकार हैं जिन्होंने कथा को इतना गढ़वाली कथा को सशक्त करा और इस्टेब्लिश करा, और जो नींव के पत्थर हैं कहानियों के, जैसे भगवती प्रसाद पांथरी, उन 5 फूल उनकी गढ़वाली का पहला कथा संग्रह है 5 फूल, वो उनके द्वारा लिखा गया था। उनकी कहानी भी इसमें एक होती तो और ऐतिहासिक हो जाता। मोहनलाल नेगी गढ़वाली के सबसे प्रमुख कथाकार हैं, उनके बगैर कथा साहित्य की चर्चा नहीं हो सकती गढ़वाली के। आगे नहीं हम बात कर सकते हैं इस चीज़ पे। वो रह गए चयन से इसमें। दुर्गा प्रसाद घिल्डियाल जी, गारी मुआरी बुआरी, बड़ी मतलब अद्भुत कहानियाँ हैं उनकी। और 3 बड़े बड़े साहित्य मैंने शायद सजेस्ट भी करा था, लेकिन वो मेरे ख्याल से छपने वाला था, इसलिए वो समय नहीं दे पाई, वो नहीं आ पाए। सुदामा प्रसाद प्रेमी, गायत्री की भी, इसलिए कर उनकी तमाम बहुत अच्छी और स्टेब्लिश कहानियों में से वो रही हैं। और अबोध बंधु बहुगुणा जी भी नहीं आए इसमें। अबोध बंधु बहुगुणा जी ऐसे साहित्यकार हैं गढ़वाली के जिन्होंने गढ़वाली साहित्य को आधार दिया है। ऐसी कोई विधा नहीं है जिसमें अबोध जी ने ना लिखा हो। व्याकरण से लेकर खंड काव्य से लेकर महाकाव्य से लेकर व्याकरण और दोहों से लेकर बाल साहित्य से लेकर कोई ऐसी विधा नहीं छोड़ी, निबंध से लेकर
और उनके रगड़वाद और कथा कुमुद बहुत प्रसिद्ध कथा संग्रह हैं उनके, अबोध जी के, वो भी इस किताब में आने से छूट गए, जो कि मतलब उनका सम्मिलित होना बहुत ज़रूरी था इसमें, मैं ऐसा मानता हूँ। और इसके साथ और हमारे प्रमुख कथाकार ललित केशवान जी, उनकी मिठास और अन्य कहानी संग्रह हैं, और आज की तारीख में भी बहुत शिद्दत से और बहुत टाइम से कहानियाँ लिख रहे हैं। जबर सिंह कैंतुरा जी बहुत अच्छी कहानियाँ लिखते हैं, और ऐसी नए पीढ़ी में, बल्कि हम इसमें चयन ज़्यादा लोगों का हुआ है, उनको छोड़ा जा सकता था। जिन कथाकारों को अगर उसमें समेटा जाता तो ज़्यादा महत्वपूर्ण और ज़्यादा ऐतिहासिक हो जाता है ये संग्रह। तो पर फिर भी जितनी इसमें कहानियाँ हैं, उससे मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये कहानियाँ गढ़वाली को तो एक बड़ी फैलास और एक ब्रॉड स्केल पर हिंदी पाठकों तक पहुंचा रहे हैं, पर जो गढ़वाली कहानियों के विषय हैं, जो वहाँ की संवेदनाएं हैं, जो वहाँ का परिवेश है, ये हिंदी कथाकारों के लिए एक नई चीज़ होगी, ये उनके लिए नए विषय होंगे। हिंदी कहानीकारों को इससे इस परिवेश में भी लिखने के, यार इन प्रतीकों यार इन विषयों को लिखने के लिए नए विषय मिलेंगे, जो कि निश्चित रूप से गढ़वाली के लिए बहुत शुभ बात है, बहुत अच्छी बात है। तो इन कहानियों में पहाड़ी ग्राम्य जीवन, धर्म, समाज, संस्कृति का सुंदर चित्रण है। इसमें इन कहानियों का जो लबोलुभाव है, इसमें गढ़वाल क्षेत्र के संघर्ष, खैरी, पीड़ा, दुख, दर्द, नारी पीड़ा, जात पात, अंधविश्वास, गरीबी, तंत्र मंत्र, पलायन, प्रवास की पीड़ा, कौतुक, कौतूहल, मनोरंजन, सभी अमूमन सभी विषय इन कहानियों में मौजूद हैं। और इन कथाओं के अनुवाद में लेखक की भावनाओं और जो कथाएं हैं उसमें उसकी संवेदनाओं को और उसके संदेश को बहुत सकारात्मक ढंग से पाठकों तक पहुंचाया है। ये इसके लिए कांता जी बहुत बधाई की पात्र हैं कि कहानियाँ अपना मैसेज देने में बहुत सफल रही, और मूल कहानी की जो आत्मा है और उसके पात्र है उनको वो हूबहू चित्रित करने में सफल रही, तथा दूसरी भाषा में अनुवाद करके खासकर गढ़वाली की कहानियों को पहुंचाना बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि गढ़वाली के इतने सारे शब्द हैं जिनके लिए हिंदी में हूबहू कोई शब्द ही नहीं है। हम एक शब्द में उस शब्द को चित्रित ही नहीं कर सकते, या उसके समकक्ष उन भाव को एग्जैक्ट डिपिक्ट करने के लिए हिंदी में वो शब्द ही नहीं मिल पाते हैं हमें, तो हमें फिर उसके आसपास से समझौता करना पड़ता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो थोड़ा सा फिर वो जो मूल तत्व है, जो मूल रस है। अब मैं तो गढ़वाली कहानियाँ मैंने पहले पढ़ी हैं, जैसे हिंदी के, पर तो मैं अपनी बात करूँ तो मुझे तो जो रस और जो रसायन गढ़वाली में आया पढ़ने में इन कथाओं को, इतने अच्छे अनुवाद के बाद भी उस रस की अनुभूति नहीं हुई जो रसायन उसमें है, वो अनुवाद। लेकिन हिंदी वालों को बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा, जो हिंदी के पाठक हैं उनके लिए बिल्कुल नहीं है, उनके लिए तो बिल्कुल ये स्वाद नया होगा, बहुत अलग होगा, जो चखा भी नहीं होगा इस तरह के विषयों का स्वाद उन्होंने, उनके लिए तो मौलिक और बहुत अच्छा रहेगा। तो उसके लिए मैं कांता जी को पुनः बधाई देता हूँ। और उस बात से मेरे को भी बहुत खटक रही थी वो बातें जब मेरे हाथ में किताब आई कि जो कहानियों के शीर्षक थे ना वो मौलिक रखने चाहिए थे, गढ़वाली रखने चाहिए थे, और ज़्यादा से ज़्यादा होता तो फुट नोट में उसका अर्थ वहाँ पे लिख देना चाहिए था ऐसी चीज़ करके, तो उससे लेखक भी जीवित रहता, मूल कहानी भी जीवित रहती, और हिंदी वालों को एक नए शब्द का अर्थ भी पता लगता, और हो सकता है फिर वो आने वाले समय में वो हिंदी में सम्मिलित हो जाते वो गढ़वाली शब्द। तो वो थोड़ा सा बताया नहीं तुमने? बताया मैंने कुछ को। अब जैसे दान की बछियार और बदमाश बछियार दानों पर छुड़, अब ढंडी फा नहीं मैंने बोला, अब ढंडी फा जो ओरिजिनल है, मुक्ति कहीं से भी उसको रिलेट नहीं कर रहा। ढंडी फाल तो क्लियर है ना कि उसमें
नदी में छलांग मार के आत्महत्या करी। और मुक्ति तो कई तरह बहुत अलग अलग संदर्भों में मुक्ति का अर्थ निकाला जा सकता है। ऐसे बहुत सारे जितने अधिकतर कल्या को कल्या ही रहने देते, रुक्मी क्यों बनाया उसे? नहीं, वो नायक प्रधान कहानी को नायिका प्रदान करती है। नहीं, आप नहीं, ये नहीं कर सकते आप। अनुवादक को कोई अधिकार नहीं है, ये गलत अनुवादक को ये अधिकार नहीं है। तो कहानी बड़ी है, नाम बदला है। है तो अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे माफ़ करना, लेकिन मुझे ऐसा लगा, ठीक है ना। तो मैं अब ज़्यादा समय नहीं रहा, बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार पुनः मदन मोहन डुगलान जी, आपने जो सुझाव दिए, मुझे विश्वास है कि कांता भी और समय साक्ष्य भी है। अगला संस्करण अगर इस किताब का आता है तो उसमें उन सुझावों पर गौर किया जाएगा और आगे काम अगर कांता करेगी इसी दिशा में तो वो ध्यान रखेगी, जैसे कि कर्णपाल जी ने भी सुझाव दिए।